तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तब चार्ज को रेस्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, जिसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे समझने से पहले हमने 10th और 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात करूं तो हम ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक अर्थ का सरफेस है इस तरीके से, ओके, और इस सरफेस को मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं ओ, एंड दिस इज योर अर्थ का सरफेस। अब इस अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर मैं ए पॉइंट मार्क कर रहा हूं और उससे थोड़ा ज्यादा हाइट पर एक बी पॉइंट मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो हम मान के चलते हैं कि हाइट h1 पर है, और ये जो बी पॉइंट है उसको मान लेते हैं कि हाइट h2 है। ठीक है, बी पॉइंट हाइट h2 पे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक बॉडी ले लेते हैं जो अर्थ पर रेस्ट हुई है, और इस बॉडी का जो मास है वो है m। अब हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पर है तो उसे ना अर्थ अपनी ओर खींचती है, मतलब अर्थ के सेंटर की ओर खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, जो होता है F विच इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमें पता है, जिसमें g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट ओ, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, उसे ही हम लिख लेते हैं यू ओ। यू क्या किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू का यूज करते हैं। सो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। ये फॉर्मूला हमें पता है एम जी एच का, जिसमें एम जी होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। तो यहाँ पर सरफेस को ही अगर हम रेफरेंस मान ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया mg तो है लेकिन h की वैल्यू जीरो होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज जीरो। दैट्स इट। ठीक है, इसमें और कोई दोहराए होने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है m मास होने वाली, इसको मैं ना a पॉइंट पर जाकर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो थोड़ी देर के लिए मैं रेफरेंस मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए ए पॉइंट है। सो ए पॉइंट की जो हाइट है ना, उस हाइट पर मैंने इस बॉडी को रखा है। अब इस बॉडी को ए पॉइंट तक रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा? यहाँ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की दिशा में, और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इतना मिनिमम उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि अर्थ का जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है उसके अगेंस्ट बॉडी को ऊपर उठाया जा सके। तो मान लीजिए डाउनवर्ड पुल अगर 10 न्यूटन का है तो कम से कम 10 न्यूटन का तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, सो दैट दिस बॉडी कैन बी लिफ्टेड अप। 10 से ज्यादा भी चलेगा लेकिन 10 से कम चलेगा क्या? नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि बॉडी को ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगा है वो है F विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन इसको मैंने कितना डिस्प्लेस किया है? तो हाइट h1 से डिस्प्लेस किया है, मतलब बॉडी को ए पोजीशन पर लाने के लिए मैंने कुछ वर्क डन किया है। सो अब इस वर्क डन को कैसे लिखे जाएगा? सो आई एम राइटिंग work done to bring a body at point A is equal to force multiplied by displacement। अब याद रखना ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू एम जी, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट h1। सो हमारा जो ये वर्क डन है वो आ गया है एम जी h1। अब हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन है, जब बॉडी को मैंने ऊपर उठाया यहाँ तक लाकर रखा, यही वर्क डन बॉडी में क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये वर्क डन ही वो एनर्जी बन गया है जो इस बॉडी की अब पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो मैं लिख रहा हूं दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, और इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो यू ए की वैल्यू निकल कर आ गई है mgh1। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर बॉडी को, ये जो मेरे पास बॉडी है, इसे मैं ए पॉइंट से हटाकर और ऊपर लेके जा रहा हूं बी पॉइंट तक। ओके, अगर इसे बी पॉइंट तक लेके जाओ तो क्या हो जाएगा समझते हैं।
यहाँ पर मैंने बी पॉइंट पर ला लिया है। तो बी पॉइंट पर जब बॉडी को लाया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया बॉडी का, रेफरेंस से अगर हम कंसिडर करें तो रेफरेंस से हम तकरीबन h2 हाइट पर पहुंच चुके हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि बॉडी को, इस पर्टिकुलर बॉडी को बी पॉइंट तक लाने के लिए मैंने जो वर्क डन किया है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h2। वी नो फोर्स इज mg इंटू h2, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन दैट पर्टिकुलर बॉडी। और ये जो वर्क डन है यही फिर क्या है, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है एट दैट पोजिशन। सो आई एम राइटिंग दिस एज यू बी। ओके, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें समझो। पहली तो ये कि बॉडी को जब मैंने रेफरेंस पॉइंट से ऊपर उठाया, उसमें जितना भी वर्क डन लगा वही वर्क डन बन गई पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी बात क्या है कि आप बॉडी पर जितना ज्यादा वर्क डन करते जाओगे उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब ना एक थोड़ा और अलग ऑब्जर्वेशन हम यहां से डिराइव करते हैं या ड्रॉ करते हैं। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? अगर मैं कहूं कि वर्क डन एट पॉइंट ए मुझे निकालना होता तो क्या मैं ऐसे कहता कि वर्क डन एट पॉइंट ए इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, 0। सो यहीं से फिर बॉडी ने जो भी वर्क डन किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया था नया, इसीलिए वर्क डन एट पॉइंट ए विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। वैसे ही अगर इस बॉडी को ए पॉइंट से मैं ऊपर उठाया हूं, कहां तक, बी पॉइंट में, तब मैं कैसे लिख सकता हूं, वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम एट पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से है। मान के चलते हैं यूए की वैल्यू थी 6 जूल और यूवी की वैल्यू है 10 जूल। तो जब मैंने बॉडी को यहां ए से उठाकर ऊपर किया तो 6 जूल से बढ़कर एनर्जी हो गई 10 जूल। तो इसका मतलब है कितने जूल का डिफरेंस है, 4 जूल का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी एट पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4 जूल, और ये 4 जूल है, दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कह लीजिए, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ। अगर ऐसा किया जाए तो ये जो टोटल एनर्जी है विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू यू बी, एंड यू ए की वैल्यू तो यू ओ की वैल्यू तो वैसे भी 0 थी। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर रेफरेंस पॉइंट पर मैं एनर्जी 0 ले लूं तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस बॉडी की ग्रेविटेशनल एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो डेल्टा यू मिलेगा, और अगर रेफरेंस पॉइंट से फिर एनर्जी कंसिडर करूंगा तो बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो फिलहाल ना आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, यू बी विच इज नथिंग बट यू बी माइनस यू नॉट, या वर्क डन एट पॉइंट ए विच इज नथिंग बट यू ए माइनस यू नॉट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक चीज और अच्छे से याद रखो, किसी भी पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर किसी ने पूछा आपसे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने वाली एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी पॉइंट को अगर मैं और थोड़ा सा ऊपर सी पॉइंट पर लेकर आऊं तो ये बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होगा यू सी विच इज नथिंग बट एनर्जी होल्ड बाय दैट बॉडी टू अटेंड सर्टन कॉन्फ़िगरेशन एट पॉइंट C. ठीक है, so potential energy is the energy held by that particular body to have a certain configuration. Now let's come here. Here इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, जब हम किसी स्पेस में नंबर ऑफ चार्जेस लाते हैं और वो चार्जेस किसी दो पॉइंट पर रखे ताकि चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो इस केस में ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने के लिए जो चार्ज के पास एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। डेफिनेशन पर आने से पहले ना हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए स्पेस पे ना मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, मान के चलिए ऐसा कुछ प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर
एक क्यू नॉट नाम का टेस्ट चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ही हमारा टेस्ट चार्ज होता है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा है मैंने, इसे मैं पॉइंट ए मार्क कर रहा हूं। और हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट ए इज गिवन एज एक्स। ठीक है, चलो, तो दिस इज द डिस्टेंस। नाउ अब हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर चार्ज क्यू नॉट को ए पोजीशन से हटाकर क्यू के नजदीक लेकर आना है। अब जानते हैं हम कि क्यू, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉजिटिव होने के कारण टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। रिपेल करने की कोशिश करेगा मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी प्लस क्यू चार्ज की। और रिपेल अगर ये करेगा क्यू नॉट, और उसके क्यू रिपल्शन के अगेंस्ट हमें ए पॉइंट से लेकर किसी बी पॉइंट तक अगर क्यू नॉट को लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम फोर्स लगाएंगे क्यू नॉट पर ताकि वो ए पॉइंट से हटकर मान लीजिए बी पॉइंट तक आएगा, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू प्लस ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज जितना कूलम फोर्स एक्सर्ट करेगा टू रिपेल दिस चार्ज क्यू नॉट, कम से कम उतना तो लगाना ही पड़ेगा। जैसा ग्रेविटेशन के केस में हुआ था ना, अर्थ को बॉडी नीचे खींच रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो हमने जब उसे ऊपर उठाया, व्हेन वी अप्लाइड सम फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वैसे ही तो अब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, यहां से कुछ दूरी पर बी पॉइंट तक हमें इस चार्ज को ऐसे लेकर आना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब कूलम्स फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। कूलम्स फोर्स कब आ रहा है? जब दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो उनके बीच के जो रिपेलिंग फोर्स है वही हमारा क्या है? कूलम फोर्स है। चलो, अब ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट हम मान के चलते हैं कि आर डिस्टेंस पर है। किससे? क्यू प्लस क्यू चार्ज से। जो कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर बी पॉइंट है। चल, अब ना बेसिक थ्योरी लिख लेते हैं और फिर हम आगे डेरिवेशन पर जाएंगे, और डेरिवेशन को समझने के बाद फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो चलिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेटस कंसिडर a source charge plus q situated in free space। ठीक है, सो फिलहाल मान लेते हैं कि वैक्यूम है। यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया है? प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया है। लेट क्यू नॉट इज द चार्ज placed at position A at distance x from plus q charge। ओके, फिर हम कहेंगे लेट r is the distance between plus q charge and position B। और हमारा टास्क ये है कि हमें इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से हटाकर बी पॉइंट तक लाना है, जिसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो, अब यहाँ एक बात याद रखना, जब हम वर्क डन करेंगे तो वर्क डन करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी व्हेन द चार्ज विल बी पुल्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। और इस डिस्प्लेसमेंट को ना मैं dx कह रहा हूं। ठीक है, तो चलो, लेट्स कंसिडर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx। और डायरेक्शन कैसे रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट का? इट विल बी फ्रॉम ए टू बी। चलो, तो लेट देयर बी
an elemental displacement dx directed from A to B। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू ब्रिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पोजीशन A to position B, from position A to position B, work done is required with force FEXT क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ, जो हम लगाने वाले हैं ए से बी की तरफ चार्ज को लाने के लिए। द मैग्नीट्यूड of F external is exactly equal to the magnitude of force due to electric field intensity by the charge plus Q. Only thing is their direction, and direction would be opposite। ठीक है, the direction of external force is opposite to फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज एग्जैक्टली इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ई। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिसे हम यहां पर निकाल सकते हैं। चल, अब क्या करेंगे, अब वर्क डन करना है तो पहले हम स्मॉल वर्क डन कर लेते हैं। इस डायग्राम को ना थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, कॉपी। अब आगे हम लिखते हैं लेट work done along small elemental displacement dx is, dx इतना ही डिस्प्लेसमेंट अगर हमें करना है, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसे हम लिखेंगे dw स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल टू योर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, अब हम जानते हैं वर्क डन जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से है तभी हमें वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसी dw को लिख लेते हैं FE dx इंटू कॉस ऑफ थीटा। जानते हैं हम लोग कि अगर हमें डॉट हटाना होगा, डॉट प्रोडक्ट में से डॉट हटाना है तो कॉस थीटा लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, हमें ना टोटल वर्क डन में इंटरेस्ट है। ठीक है, सो टू फाइंड टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q naught from A to B, we have to इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें इक्वेशन, इंटीग्रेट दी प्रीवियस इक्वेशन, या आप कह लीजिए अबोव इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन। ये प्रीवियस इक्वेशन क्या था हमारे पास, देखिए ये इक्वेशन है ना हमारे पास, इसे ही मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। सो इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw is equal to integration of FE dx cos of theta। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, दिस इंटीग्रेशन इज हैपनिंग फ्रॉम लेट्स से x अप टू r। यहाँ x की जो वैल्यू होगी यहाँ से लेकर हम r तक क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन के। सो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू r, एंड इधर भी लिख लेते हैं x टू r, एंड हम जानते हैं कि dw का जब इंटीग्रेशन होगा तो इट विल बी द
final amount of work done to bring that charge from position A to position B. This will be equal to integration of x to r. अब Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलम्स फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? K कैपिटल U देन Q नॉट अपॉन, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं हम लोग इसको? प्लस क्यू से लेकर ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वहां से आर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो इनिशियली उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? एक्स डिस्टेंस था। तो यहाँ इस फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा और बचता है हमारे पास डी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए थीटा कितना है, तो याद रखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ए से लेकर बी की दिशा में हो रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बी से लेकर ए की दिशा में जा रहा है। मतलब इन दोनों का बीच में जो थीटा है वो है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आगे -1 लेकर आ रहा हूँ और हमारे पास क्या बचता है? के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू आर dx अपॉन एक्स का स्क्वायर, जिसे हम सॉल्व कर कर ये लिख सकते हैं माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्स एंड इट्स लिमिट इज आर टू एक्स। ठीक है, सॉरी एक्स टू आर, लिमिट इज एक्स टू आर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटू -1 अपॉन आर माइनस ऑफ -1 अपॉन एक्स। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसे सॉल्व करके हम क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है ना पहले, इसको भी अंदर लेके जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, this is the amount of work done to bring that charge from point A to point B, which is nothing but your delta U, that is change in the potential energy of that charge or the system basically in between point A and point B, and this is nothing but expression, ठीक है, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और पॉइंट बी पर जब वो जाएगा तब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। कुछ ऐसा ही यहाँ देखिए, मैंने कहा था वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज यू बी माइनस यू ए एंड इट वॉज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर ये यू ए जो है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होता और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 हो जाती है। सो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करूं पॉइंट ए को और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर आऊं तो अल्टीमेटली मेरे पास ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना वो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही रह जाती है। इसका मतलब है कि सम बाय सम मीन्स क्यू नॉट चार्ज को मैं किसी ऐसी पोजीशन पर रखूं जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो अल्टीमेटली जब ये बी पॉइंट पर आएगा तो मुझे सिर्फ बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत है, डेल्टा यू वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसी एक्सप्रेशन को देखें अच्छे से, तो यहां से देखिए हम क्या एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखता हूं। अब यहां पर ना मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ना डब्ल्यू ए बी के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स, यही है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। दिस इज अवर जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज। कहां से कहां तक लाया है हमने? टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया है उसका ये जनरल एक्सप्रेशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ये जो चार्ज है, इस चार्ज क्यू नॉट को पोजीशन बी मतलब ए से लेकर बी तक लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया है वो वर्क डन यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन से बताया है। अगर हमें मान लीजिए वर्क डन चाहिए या फिर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्यू एंड दिस स्मॉल क्यू चार्ज एट पोजीशन बी, तब एक्सप्रेशन में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो इनिशियल पोजीशन थी उसे 0 कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किया था एक्सप्रेशन में, याद है आपको यहाँ पर? ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करते हैं देख लेते हैं, कोशिश कीजिए समझने की।
तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर देखिए, ये जो है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर, और ये के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स, दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं एक्स को इंफिनिटी मान लूं, एक्स अगर इंफिनिटी हो जाता है तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो। इसका मतलब है ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या करूंगा, जीरो कंसिडर करूंगा। उस केस में ये जो डेल्टा यू है, दिस डेल्टा यू इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बन जाएगा मेरा। सो लेट एक्स इज इंफिनिटी, एक्स ही क्या हो गया मेरा, इंफिनिटी हो गया, तब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दिस एक्सप्रेशन वुड बी u or work done to bring that charge from infinity, that is a to b, would be equal to k capital Q Q naught upon r। ठीक है, सो हम यहां पर इस एक्सप्रेशन से कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच की एनर्जी है, इट्स अ सिस्टम फिनोमिना। सो ये दो चार्ज के बीच की एनर्जी है, जब वर्क डन किया गया उस चार्ज को, वो पर्टिकुलर जो चार्ज है यहां पर, वो चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो भी वर्क डन किया गया, वही वर्क डन अब सिस्टम का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम कहेंगे कि भैया टू अटेंड अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस वर्क डन वाज रिक्वायर्ड एंड दैट वर्क डन इटसेल्फ बिकम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U, this can be written as it is the work done, it is the work done against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण आने वाला फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव certain configuration of charges in a given space। ठीक है, यहां पर क्या किया था हमने, वी हैव डन सम वर्क सो दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हुआ था, विच इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट इज अवर डेफिनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय कूलम्स कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हियर कैपिटल Q इनटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ ना हमें एक चीज के बारे में सतर्क रहना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन यहाँ पर आर का स्क्वायर नहीं है, ओनली आर है। अगर ये आर का स्क्वायर होता तो फॉर्मूला किसका बन जाता, तब फॉर्मूला बनता कूलम्स फोर्स का। ठीक है, सो ये दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस विल बी पॉजिटिव। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, इफ चार्जेस आर लाइक इन नेचर, चार्जेस आर लाइक इन नेचर। लाइक इन नेचर का मतलब क्या होगा, दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों ही निगेटिव निगेटिव होंगे। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, निगेटिव, इफ चार्जेस आर अनलाइक, चार्जेस आर अनलाइक, रहेगा याद। चलो अब हम ना थोड़ा सा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इसको ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लीजिए, क्या होता है,
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था हमारे पास एक सोर्स चार्ज था कैपिटल क्यू, और वहां से आर डिस्टेंस पर, है ना, आर डिस्टेंस पर बी पॉइंट था, और इस बी पॉइंट पर हमने कौन सा चार्ज लाके रखा था इन्फिनिटी से, क्यू नॉट चार्ज लाके रखा था। और इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की थी, कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही था वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और वो कितना आया था, वो आया था कूलम्स कांस्टेंट के कैपिटल क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहां पर ये जो डब्ल्यू ए बी है विच इज नथिंग बट वर्क डन, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बताता है। के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट को इस वर्क डन के नीचे डिवीजन में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हियर इन दिस केस इट इज इंफिनिटी, to bring this charge from infinity to point B divided by Q naught is nothing but K capital Q upon R। ठीक है, अब एक बात अच्छे से समझो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट है इसे मैं बोल सकता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज। मतलब ये कैपिटल क्यू है मल्टीप्लीकेशन में, तो के कैपिटल क्यू अपॉन आर शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज एट डिस्टेंस आर। समझ में आ रही है बात, ये कुछ ऐसा सही है, मेरे पास अगर कोई स्पेस में पॉजिटिव क्यू एस नाम का चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज का एट पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बताइए कि ये कितना पावरफुल चार्ज है, तो आप बोल सकते हो दिस वुड बी इक्वल टू के क्यू एस अपॉन आर। ठीक है, सो दैट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द गिवन चार्ज एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। मेरे पास मान लीजिए क्यू एम नाम का चार्ज है, और उसे मैं आपसे, और उसके लिए मैं आपसे पूछूं कि इसका p डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, तो आप लिखेंगे k q सफिक्स m डिवाइडेड बाय p, सो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक तरीके से ना आप ये उस पर्टिकुलर चार्ज की स्ट्रेंथ मान लीजिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर ये जो के क्यू अपॉन आर है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, वैसे ही चाहो तो आप, इसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय, अगर कैपिटल क्यू से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या बचता है, के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ऑफ क्यू नॉट चार्ज, कहां पर, एट डिस्टेंस आर। समझ में आ रहा है, तो एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हम किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी मिटा देता हूं ताकि हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर फोकस कर पाए। चलो, अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा वर्क डन है टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसे हमने क्यू नॉट से डिवाइड किया था, और क्यू नॉट की वैल्यू में ले रहा हूं 1 कूलम। सो अगर हम कहे लेट कि भैया, यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं, लेट दैट क्यू नॉट इज 1 कूलम, 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा फिर एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो हम कहेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज डब्ल्यू ए बी क्या है, this is nothing but potential energy, is exactly equal to the electrostatic potential if the charge on which you have done the work is of unit magnitude। ठीक है, सो इस तरीके से भी डेफिनेशन को बनाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन on
a unit charge on a unit charge to bring it from infinity to a point against the direction electric field intensity, direction of electric field intensity. अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v. दूसरी बात, अगर कोई आपको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया? इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम. इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम. ठीक है, चलो. ये जो वर्क डन है ना, इस वर्क डन को अब और एक तरीके से लिखा जा सकता है. कैसे? दैट U इज नथिंग बट W टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज, which is nothing but इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट. कैसे आया ये देखिए, के क्यू अपॉन आर ही क्या होता है? के क्यू अपॉन आर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको मैंने कहा V से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट V इंटू क्यू नॉट. और आप चाहो तो V को सफिक्स B लिख लीजिए. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट द B पॉइंट. चलेगा? सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग वर्क डन. चलो, अब हम ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं और उनसे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया, कहा मान लीजिए फॉर a system of two charges q1 and q2 separated by distance r. What do you understand by इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हमें अगर ऐसा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि भैया वी नो कि उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है विच इज U, दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, इट इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R. ओके, यहां से ना दो हिस्सों में हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. मैं कह सकता हूं दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q1 वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2. ठीक है, सो दिस वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2 विच इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज Q1. और अगर मैं वर्क डन को चार्ज Q2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा K Q1 अपॉन R, which is nothing but electrostatic potential of that charge Q1. यहां से हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर Q1 की वैल्यू हो गई 1 कूलम, इफ Q1 इज 1 कूलम, या फिर यहां पर Q2 हो जाएगा 1 कूलम, देन वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. डेफिनेशन तो वही रहेगी. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट बाय डूइंग सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर चार्ज 1 होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर चार्ज Q2 क्या हो जाएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 from infinity to that particular point, so that system of charge is formed. Okay, and whatever be the amount of work done, it will be against the direction of electric field intensity. चलो, इतना समझ गया है. और हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है. क्या कहा है? फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q being the source charge, show that work done per unit charge small q
is to move from position A to position B is equal to the difference in electric potential of the source charge at position B and position A. तो देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, दिस इज लेट्स से कैपिटल क्यू चार्ज, और एक छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट, वो कहाँ पर रखता हूँ मैं, यहाँ ए पॉइंट पर रखता हूँ। तो चलिए इस ए पॉइंट पर मैंने ये छोटा सा चार्ज रख लिया है क्यू नॉट, और हम जानते हैं कि इसके बीच के इनिशियल डिस्टेंस को हम एक्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स इज द इनिशियल डिस्टेंस। नाउ आई एम मूविंग दिस चार्ज, कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ मैं, ये क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से लेकर आता हूँ अप टू लेट से बी पॉइंट तक। यहाँ मैं कहीं तो एक बी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, और हम जानते हैं कि ए से ये प्लस क्यू चार्ज से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ, चलेगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी की तरफ लेकर आए, तो उसके लिए हमने वर्क डन किया होगा। हमारा वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, के कैपिटल क्यू इंटू यहाँ पर होगा क्यू नॉट। अब हमें क्यू नॉट की बजाय क्या बोला है, स्मॉल क्यू बोला है, तो स्मॉल क्यू ही लिखेंगे। सो के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/r माइनस 1/x, चलेगा। अब यहां पर देखिए आगे उन्होंने बोला है कि शो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, शो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्मॉल क्यू टू मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल चार्ज है क्यू, इसको W के नीचे लेकर आएंगे, तभी हो जाएगा वर्क डन पर चार्ज। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ W अपॉन स्मॉल क्यू, दिस इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू 1 स्मॉल आर माइनस 1/x, ठीक है। अब देखिए W अपॉन स्मॉल क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। क्या किया हमने, इस के क्यू को ब्रैकेट के अंदर लेके गए। अब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन स्मॉल चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, के क्यू अपॉन स्मॉल आर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू एट डिस्टेंस आर, और के क्यू अपॉन स्मॉल एक्स इज द electrostatic potential of that particular capital Q charge at distance x. So I can write it as V, that is electrostatic potential at distance r minus electrostatic potential at distance x, ठीक है। So चाहो तो आप r की जगह b लिख लो और x की जगह a लिख लो। So हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो उन्होंने जो पूछा था, क्या पूछा था हमें, वी हैव टू शो दैट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू टू मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज इक्वल, किसके इक्वल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज एट पोजीशन बी एंड पोजीशन ए। सो दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज एट पोजीशन बी एंड पोजीशन ए, और इनके डिफरेंस जितना ही हमें मिला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। उसी तरीके से अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भैया मान लो मेरे पास कोई एक ये इस तरीके से सोर्स चार्ज है, और किसी P पॉइंट पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैंने वो B पॉइंट बोला है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा। तो हमने सबसे पहले बात की थी वर्क डन की, और ये जो वर्क डन था, दिस वर्क डन वॉज इक्वल टू के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू या क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, और हमने कहा था कि इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। तो ये जो के क्यू अपॉन आर है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो सोर्स चार्ज है क्यू, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट डिस्टेंस आर। मतलब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट अगर क्यू से आर डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल है। अब बात क्या है, हमें सिर्फ एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो नहीं पूछा है। हमें बोला है कि मान लो ये मेरा एक कोई पर्टिकुलर पी पॉइंट है, लेट्स से दिस इज अ पी पॉइंट, ओके। और इस पी पॉइंट पर जैसे ये एक चार्ज है क्यू, इसे मैं Q1 मार्क कर रहा हूँ, वैसे मान लीजिए एक दूसरा चार्ज है, लेट्स से Q2, ठीक है। और वो जो चार्ज है, पर्टिकुलर चार्ज, वो सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, इसे मैं R2 कह लेता हूँ। पहला चार्ज R1 डिस्टेंस पर है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। फिर और एक चार्ज है लेट्स से Q3 चार्ज, और ये Q3 चार्ज भी P पॉइंट से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है,
वो है R3। ऐसे ही होकर के ऐसे Qn नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो इस केस में अगर ये इस तरीके के मल्टीपल चार्जेस है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेक करना है बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस, तो वो हमें पूछा है हाउ डू यू फाइंड इट। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ चार्ज पहले कंसिडर कर लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक Q1 चार्ज है, दिस इज Q1। अब Q1 पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसका भी पॉजिटिव होगा। कोई अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निगेटिव होता है, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। चलिए, सो Q1 चार्ज है और मुझे ना इस P पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। सो Q1 और P के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैं फिलहाल R1 लिख रहा हूँ। अब एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2, और Q2 भी P से कितने डिस्टेंस पर है, तो कुछ डिस्टेंस है उसका, मान के चलिए R2। फिर मैं एक ले रहा हूँ चार्ज Q3 विच इज सिचुएटेड फ्रॉम पॉइंट P एट डिस्टेंस R3। और इस तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो एक Qn चार्ज ले रहा हूँ मैं, दिस इज Qn, nth नंबर का चार्ज विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस Rn फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट P where I need to measure इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो हम जानते हैं कि भैया सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज 1 या फिर कह दीजिए चार्ज Q1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली K Q1 अपॉन R1। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर फर्स्ट चार्ज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q2 एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा, दैट विल बी गिवन एज V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। इस तरीके से थर्ड चार्ज हो जाएगा मेरा, थर्ड चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज V3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R3 विच इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q3 फ्रॉम द पॉइंट P। इस तरीके से सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि जो nth नंबर का चार्ज होगा, सो फॉर फोर्थ विच इज Vn, nth नंबर के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, K Qn अपॉन Rn। ये सब हम जानते हैं। अब देखिए, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किए हैं वे सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट पर सभी चार्ज के कारण आने वाले इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो अफेक्ट करने वाले हैं। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्केलर एडिशन को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एट P, आप क्या लिखोगे, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दिस विल गोज ऑन अप टू Vn। चलेगा। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो मान लीजिए Qn जो है वो निगेटिव वाला चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो जब हम वी नेट कैलकुलेट करेंगे तो Vn को कंसिडर करते समय हमें प्लस की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अगर मान लीजिए Q2 चार्ज माइनस है तो Q2 चार्ज माइनस होने के कारण या निगेटिव होने के कारण V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो बाकी सभी पोटेंशियल आप प्लस कर रहे हो तो V2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यही है हाउ यू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो चलो अगर एक इसको बेटर एक्सप्रेशन बनाना है तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमने देखा है V1 was K Q1 अपॉन R1 प्लस दिस इज K Q2 अपॉन R2 एंड सिमिलरली दिस ऑल विल कंटिन्यू अप टू K Qn अपॉन Rn। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से K कॉमन ले रहा हूँ मैं एंड दिस विल बिकम Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस दिस विल गोज ऑन अप टू Qn अपॉन Rn। ठीक है, और यहां से हम एक छोटा सा रिलेशन बनाकर लिख रहे हैं। यहां पर क्या है वो रिलेशन, के समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n Qi अपॉन
R I, and this is the value of net electric potential at point P due to system of charges। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको स्टार मार्क करके रखिए, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा चार्ज तो पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब इस वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है और हमने जो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, इनके बीच का ना एक रिलेशन छोटा सा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम बोल सकते हैं, ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। चलो, हमें पता है, वी नो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, जिसको हम बाद में लिखते हैं के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब व्हाट इज क्यू, ये क्यू क्या है यहाँ पर, ये है मेरा सोर्स चार्ज जिसके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ई को मैं लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 1/r, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आर स्क्वायर को बस मैंने स्प्लिट कर लिया है आर इंटू आर में। अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो के क्यू अपॉन आर है वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इस सोर्स चार्ज का एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस आर। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू वी, और बचा है क्या, बचा है ये 1/r बचा है ना, सो इसको मैं वी के नीचे लिख रहा हूँ। सो दिस इज वी अपॉन आर। यही से हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू ई आर। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां एक और चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं कहूं कि R की ये जो पर्टिकुलर R है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स चार्ज, इसकी अगर वैल्यू 1 मीटर हो तो क्या हो जाए, इफ दिस डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, देखिए, देन V बिकम्स इक्वल टू E। फिलहाल इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। और इस ग्राफ में ये जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और v को प्लॉट कर रहे हैं, और x एक्सिस पर चार्ज से डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। अब हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इतना हमें पता है। और हम साथ ही जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये जो V होता है, V, सो V इज बेसिकली के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है कि नहीं। सो इन अगर दो एलिमेंट्स को आप अच्छे से देखोगे तो एक चीज हमें समझ में आती है, क्या आती है, कि इनके अगर कर्व प्लॉट करें तो कर्व कैसा प्लॉट होगा। ये जो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इसका कर्व कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। और जो दूसरा कर्व है किसका, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इसका कर्व कुछ ऐसे प्लॉट होगा। मैं दूसरे पेन से, दूसरे कलर से इसको मार्क कर रहा हूं। ठीक है, सो ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये किसके लिए है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और रेड कलर का कर्व क्या बताता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे अगर ध्यान से, तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये स्थिति कब पॉसिबल होती है, जब आपके चार्ज से जो डिस्टेंस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करोगे वो 1 मीटर का डिस्टेंस हो। तो हम कहेंगे कि एट 1 मीटर का डिस्टेंस
तो एट 1 मीटर का डिस्टेंस वेयर द distance r is exactly equal to 1 meter, the electrostatic potential and electric field intensity both are same. So E is exactly equal to V. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो रिलेशनशिप है उसको हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को एक और तरीके से हम बता सकते हैं। क्या है वो तरीका, चलो देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इस सेकंड टाइप के रिलेशनशिप को समझाने के लिए हम दो एक्सप्रेशन लेकर आएंगे, और उस दो एक्सप्रेशन को लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास एक है सोर्स चार्ज कैपिटल Q, और वहां से x डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q नॉट। ओके, ये Q नॉट जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पर होने के कारण मैं इसे x मार्क कर रहा हूं, और यही होती है आपकी पोजीशन A। अब इस चार्ज को अगर मैं B पोजीशन तक लेकर आऊं जो डिस्टेंस है R, तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा था, और उस वर्क डन का जो जनरल एक्सप्रेशन था वो क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू K कैपिटल Q नॉट 1/R माइनस 1/X। ये बात ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस Q नॉट को हम इस W के नीचे लेकर आते हैं तो क्या बन जाता था, W/Q नॉट इज इक्वल टू KQ 1/R माइनस 1/X। इसी को अगर थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाता था, KQ/R माइनस KQ/X। अब हम जानते हैं KQ/R क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, किस डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। KQ/X क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है सोर्स चार्ज का, कितने डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ V/R माइनस V/X, और R की बजाय पोजीशन का नाम है B, सो VB, और X की बजाय पोजीशन का नाम है A, तो दिस इज VA, VB माइनस VA। और यहाँ ये क्या हुआ, W/Q नॉट जैसे के वैसा। अब देखो, अगर कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल चेंज बहुत स्मॉल है, मतलब ये जो VB माइनस VA है इसकी वैल्यू बहुत कम है, अगर बहुत कम वैल्यू हुई तो हम इसको DV लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा V होता है, V1 माइनस V2 डेल्टा V, वैसे ही VB माइनस VA भी डेल्टा V ही होगा। लेकिन यहाँ डेल्टा V बहुत छोटा होने के कारण हम उसे डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, DV। और बहुत छोटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज है तो वर्क डन भी तो छोटा मिलेगा मुझे, तो इसी वर्क डन को मैं W की जगह लिख सकता हूँ DW, तो ये हो जाएगा DW/Q नॉट। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, DW/Q नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू DV। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखिए, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। चलो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग वे में लिखते हैं फ्रॉम द सेम डायग्राम। ये जो डायग्राम हमने निकाली है वहीं से। अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम में dx डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर लिया है। ये मान लीजिए इतना डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट व्हेन चार्ज इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ जब जाएंगे तो हम छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर करेंगे। अब एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx को कवर करने के लिए जो वर्क डन हुआ होगा वो वर्क डन क्या हुआ होगा, स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, विच इज dw। और हम वो जानते हैं वो कितना होता है, Fe डॉट dx होता है। अब Fe डॉट dx में जानते हैं इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो फाइनल आंसर निकल कर आता है माइनस ऑफ Fe इंटू dx, क्योंकि cos ऑफ 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। चलो ये हो गया मेरा dw। अब देखो हम जानते हैं कि ये जो Fe है इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को ही हम लिख सकते हैं E इंटू Q नॉट, क्योंकि किस पर हम वर्क डन कर रहे हैं, Q नॉट चार्ज पर लेकर आ रहे हैं। सो E इंटू Q नॉट इंटू dx, दिस इज
डब्लू। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो क्यू नॉट है इसे डी डब्ल्यू के नीचे लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। क्या पता चलता है, 1 और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 और यहां से निकल कर आएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई dx। अब हम क्या करते हैं, ये जो ई है इसे इधर ही रखेंगे, dx को मूव कर लेते हैं, तो इट विल बिकम्स dv बाय dx। और अगर सिर्फ ई लिखना चाहो तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dx। ठीक है, तो ये एक दूसरा रिलेशन है। क्या बताता है ये रिलेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलेगा, हम देख पा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कहाँ बढ़ती है, नियर टू चार्ज बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ट्रेवल कर रहा है, अवे फ्रॉम चार्ज। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। हो गया, तो इस तरीके से हमने दो स्पेसिफिक रिलेशनशिप यहाँ पर समझे हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, two plates A and B are separated 2 meters apart having electric potential 20 volt and 100 volt। तो मान के चलिए मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स है, सो दिस इज लेट्स से प्लेट A एंड दिस इज लेट्स से प्लेट B। ऐसे स्पेस में दो प्लेट है, एक का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, दूसरे का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ऐसे हमें यहाँ पर बोला है 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, और ये सेपरेशन जो है उनके बीच का वो कितना है, 2 मीटर्स। तो उनके बीच का जो सेपरेशन है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर्स। चलो आगे क्या बोला है, अ यूनिट चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज प्लेस करूँ Q, तो इस Q पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, एंड दैट विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कि E क्या होता है, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ dv बाई डी एक्स, लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ माइनस dv बाई डी एक्स, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता है, मतलब dx की वैल्यू दी है 2 मीटर, और अगर मैं dv की बात करूँ तो एक प्लेट 200 वोल्ट पर है, दूसरी प्लेट 100 वोल्ट पर है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 200 माइनस 100 इज 100। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dv इज 200 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट, सो इट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। सो dv हमें पता है, dx हमें पता है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, सो दिस इज 100 अपॉन 2, एंड E का वैल्यू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है हमें, हमें पूछा है फोर्स कितना वो एक्सपीरियंस करेगा, ये जो फोर्स है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो हम जानते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है कि E इज नथिंग बट F बाय Q, और Q कितना दिया है, Q बोला है वो एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 कूलम। तो चलिए पहले तो मैं लिख रहा हूँ E इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ। E की वैल्यू मुझे पता है 50, Q की वैल्यू पता है 1, तो ये हो गया 50 न्यूटन। कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज वुड बी ऑफ 50 न्यूटन। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है
two charges having electric potential 20 volt and 5 volt are separated by distance of 2 centimeter. Find the magnitude of electric field intensity between them. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. दो चार्जेस है, एक का पोटेंशियल है 20 वोल्ट और उसके दूसरा एक चार्ज है जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट स्पेस में उस पर्टिकुलर लोकेशन पर. और हमें पूछा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा. अब ये 2 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ये होगी dx की वैल्यू. dv क्या होता है, 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, दिस इज dv, दैट वुड बी dv इज इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज 15 वोल्ट. तो dx है हमारे पास, dv है हमारे पास. तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो. ये होगा हाउ मच इज dv, 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻2. तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये 20 माइनस 5 इज 15, 15 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 7.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चाहो तो आप इसको सॉल्व करके लिखो, दिस इज E इज इक्वल टू 750 न्यूटन पर कूलम. चलेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आते उतने बार देखना है, रिवाइज करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को रिवाइज करते चलना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितनी बार चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर पा रहे हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतने जल्दी ध्यान में नहीं रहता है, वो इजी, लेकिन उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना पड़ता है. जब आप इसको रिवाइज करोगे तो बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. चलो मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में.